ये पीएफएससी 2023 के जो भी इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है। One question is always asked from aspirants कि what should be approach towards any question. Always remember, मैं ये बोलता रहता हूँ कि जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है और उस पे आपको फर्दर क्वेश्चंस के स्कोप होते हैं रिटन पार्ट में और पर्सनालिटी टेस्ट में। यही डिफरेंस है। रिटन में आपको वंस क्वेश्चन दे दिए गए, आप अपने तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हो, रिफ्रेम कर सकते हो, जहां जरूरत है उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो एक तरह से इंस्टेंट होता है। सम टाइम आपके फर्दर क्वेश्चंस होते हैं तो आपको समझने का थोड़ा मौका मिलता है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ आपको ओपन इंडेड चीजें देते हैं जिसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अब हमें क्या किसी क्वेश्चन का अप्रोच लेना चाहिए? सबसे पहले ध्यान रखो कि जो भी आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, तो आप एक ऑफिसर बन रहे हो, आप एक कंपनी कमांडर बनने वाले हो, या जिस भी सिचुएशन में होगे लीडरशिप पोजीशन में होगे, तो आपसे उस ढंग का एक्सपेक्टेशन भी होता है। आज के कम्युनिकेशन के एज में, आज के इंफॉर्मेशन के एज में बहुत सारे चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जो सपोज फर्स्ट डे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, उनको भी एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं। आपको डिफरेंट टीचर्स, मेंटर्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ हैं। कोई भी कैंडिडेट जो है ब्लैंक नहीं जाते हैं और आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच किस ढंग से रखें? आपको अप्रोच जो होता है कहीं भी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। बट सॉल्यूशन कैसे आएगा? बिफोर कमिंग टू सॉल्यूशन यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को पकड़ना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा और उस क्वेश्चन को समझने के तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बहुत सारे फिफ्थ टाइम में भी सेलेक्ट होते हैं। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको ऑब्वियसली इन नॉर्मल आपको, यदि आप एकदम टाइमली अवेयर हो गए तो 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और अदरवाइज मान के चलो कि जो रिजर्व में है उन्हें ज़्यादा अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है? यदि टाइमली अवेयर आप हुए तो। अब कोई थर्ड अटेम्प्ट में सपोज हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इस एग्ज़ाम में आपका थर्ड अटेम्प्ट है। तो अब आपसे भी पूछा गया कि व्हाट वेयर योर प्रीवियस मिस्टेक्स। तो एक चीज ध्यान रखो कि किसी दूसरे पे आपको ब्लेम नहीं करना है। जो भी है हमारा अपना है, वो हमारे अपने जो हमने मिस्टेक्स किए हैं। बिकॉज क्या है, जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के लिए एवरी स्टेप आपका सही होना चाहिए और नॉन सिलेक्शन के लिए वन स्टेप गलत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो आपका मिस्टेक हुआ। अब लॉट ऑफ टाइम है आप रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। अब सपोज क्या है कि रिटर्न क्वालिफाई आप नहीं कर पाए, कुछ कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी उन्हें पेपर टू का भी कॉपी चेक होता है, क्योंकि आपने पेपर वन का तो कट ऑफ क्लियर किया लेकिन पेपर टू में आप इतने मार्क्स नहीं ला पाए जहां की आपका सिलेक्शन, लेकिन आपका कॉपी वो चेक हुआ। कुछ कैंडिडेट्स हैं पेपर वन का ही कट ऑफ क्लियर नहीं किए तो उनका कॉपी चेक नहीं हुआ। तो आपके अपने जो लाइफ जर्नी है उस आधार पे चीजों को बताओ कि हाँ, हमारे ये मिस्टेक्स थे, इस कारण से हम सेलेक्ट नहीं हुए। कभी ये चीज नहीं बता सकते हो कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, हम कोई भी चीज़ से हम अवेयर नहीं थे। आज के इंफॉर्मेशन के एज में आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, आपके पास उपलब्ध हैं। अब किसी का सपोज़ करो मार्क्स बहुत जगह आप यूजुअली जैसे मेरे लिए एज़ अ मेंटर के तौर पे मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स की मार्क्स देखता हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट के 96% 10th में है, 94% 12th में है और पता चला ग्रेजुएशन में 62% हैं। ऐसे होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। इनफैक्ट कुछ कैंडिडेट्स हैं थर्ड डिवीज़न वाले भी मिल जाते हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं थर्ड डिवीज़न वाले। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखो कि ब्लेम जो है किसी दूसरे पर नहीं करो, इट इज माई फॉल्ट। या फिर हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जनरली मार्किंग पैटर्न ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, आवर इंस्टीट्यूशन इज लिटिल टाइटर। तो उसमें से देखो, यदि किसी भी हमारे ब्रांच का या कोई भी है टॉपर भी यदि 75% ला रहा है और यदि हमारा 65% है तो नॉट बैड। लेकिन यदि टॉपर का 90% आ रहा था और हमारा 65,
इसका मतलब है मार्किंग पैटर्न पे आप कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि देखो बहुत सारे जगह के इंस्टीट्यूशंस के उनको भी पता होते हैं, जैसे कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेबी आप जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो सकता है जो कोई भी बोर्ड मेंबर हो, उस यूनिवर्सिटी के बारे में अवेयर हों, वहाँ के पैटर्न को अवेयर हैं, तो आप सिंपली ये कह सकते हो। लेकिन हमें किसी और पे ब्लेम नहीं कि अब अ लॉट ऑफ टाइम होता है, जैसे ग्रेजुएशन में किसी का खराब मार्क्स आया, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप बोल सकते हो कि यस मैंने अपना जो टाइम है वो अधिक जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे दिया, या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग रिवीजन सेशन हमने उस ढंग से फोकस चीज़ों को नहीं किया। अ लॉट ऑफ टाइम आपके फ़ील करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अ लॉट ऑफ टाइम होता ना कि हाँ, ठीक है, आपने किसी से सपोर्ट लिया तो बोला हाँ, हमने सीनियर से लिया, लेकिन हम शायद उनको पूरी चीज़ों को फिर से जब हमने फॉर्म फ़िल किया, तो ये मेरी मिस्टेक हुई कि हमने उन्हें प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखाया, या हमने जो फाइनल मोमेंट पे फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करने से पहले, फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मैंने उनको दिखाया नहीं। ये चीज़ तो ये आपकी मिस्टेक होनी चाहिए। और कुछ जो भी जनरल नेचर के क्वेश्चन्स होते हैं, तो उसमें से आप हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले यदि सम टाइम क्या है वो प्रॉब्लम डायरेक्ट हाइलाइट कर देते हैं, तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। और यदि आपका प्रॉब्लम नहीं हाइलाइट किए हैं, तो और कभी-कभी वो प्रॉब्लम्स ही पूछ देते हैं। तो प्रॉब्लम आपको बताना है, आपको एनालाइज़ करना है, और किसी भी चीज़ में आपको शॉर्ट रहना है कि ये ध्यान रखो। क्योंकि आपके मल्टीपल मेंबर्स हैं, वो सब आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। अब एसे के एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ये चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि 1 एसे में ऑन एन एवरेज आपको 18 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि 20 मिनट्स के लिए रिटेन वाले पार्ट में आपको पेपर 2 देखते हो, तो 18 मिनट्स मिल रहा, और पता चला यहाँ 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, मतलब जनरली 20 से 25 मिनट्स में आपके इंटरव्यू पूरे समाप्त हो जाते हैं। और इस 20 से 25 मिनट्स में आपके मल्टीपल मेंबर्स हैं, वो पता चला कि जैसे चेयरपर्सन, चेयरमैन हैं, वो आपका 2-3 टाइम्स आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, ठीक है? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो हम हैं, जो एज़ ए पर्सन हैं, तो कुछ भी होना चाहिए, तो वो आपका डीएएफ से मैच करना चाहिए, जो डीएएफ के आपके कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, आपका रिप्लाई। अ लॉट ऑफ टाइम आप देखते हो कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके डीएएफ में परफॉर्मेंस पुअर है, लेकिन उन्होंने उससे बेटर ये पर्सनैलिटी टेस्ट में उससे बेटर डिलीवर किया। यानी कि एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ था और आपने एक्सपेक्टेशन से बेटर डिलीवरी किया, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम एनालाइज़ करने का बात है, तो प्रॉब्लम को एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी का सॉल्यूशन तभी हम देंगे ना, जब हम प्रॉब्लम के एनालिसिस को जानेंगे। लेकिन कुछ ओपन वेग चीज़ें हैं, तो उसमें आप डिमेरिट्स कम, मेरिट जो हैं उनको देखने की कोशिश करो, और यदि डिमेरिट्स हैं, तो उनको किस ढंग से इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे एक जो बोला जाता है ना कि अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन आने वाला है, या अभी रिसेंटली राज्यसभा इलेक्शन वगैरह, या बहुत सारे मतलब इंडिया में इलेक्शन हमेशा कहीं न कहीं चलता रहता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल होते हैं या जर्नलिस्ट कि नेता कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे पब्लिक का ये होता है कि सारे नेता चोर हैं। नहीं, चोर सब नहीं है। आपने कहीं न कहीं सबका इसमें ज़िम्मेदारी है। आप जो ऑनेस्ट बहुत सारे पर्सन थे, तो आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप वोट जब दे रहे थे, तो आपने चीज़ों को एनालिसिस नहीं किया। कौन अच्छा कैंडिडेट्स है, सीधा कास्ट, रिलिजन, पॉलिटिकल एफ़िलिएशन, आइडियोलॉजी, इस आधार पे वोट दे दिया जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार ये होता है ना कि अच्छा, ठीक है, इस पार्टी से हैं, तो हम इनको नहीं, एक तरह से लैंप पोस्ट कैंडिडेट्स जो होते हैं, तो यदि आप लैंप पोस्ट कैंडिडेट को आपने वोट दिया और फिर उस लैंप पोस्ट से आप ये सोचोगे कि वो एक्सीलेंट करने लगे, तो कैसे होगा? तो हमेशा जो इंटरव्यू में जब जाते हो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की हैसियत से जाओ। आपको ये ध्यान बताना है कि यदि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं एक लीडर की हैसियत से जा रहा हूँ। आई एम रेडी टू लीड द ट्रूप्स एंड लीडिंग द ट्रूप्स फ्रॉम फ्रंट। इफ एनी सिचुएशन अराइजेस, देन आई एम देयर। और कहीं भी जो भी आपके जैसे डीएएफ हैं, तो अपने डीएएफ में ये ध्यान रखो कि एवरी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो भी है,
ईदर आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, या आपके पेरेंट्स के संबंध में, या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में, या आपके हॉबीज के संबंध में, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के संबंध में, आपके जो फोर्स प्रेफरेंसेस हैं उसके संबंध में, जो भी, यदि मान के चलो कि ऑन एन एवरेज सपोज करो कि 50 टर्म्स हैं, लेट अस टेक 50 टर्म्स टोटल हैं, आप यदि आपके ये में, या किसी के एक्स्ट्रा उसको सब बाइफरकेशन करोगे, बाइफरकेशन कर दोगे तो 100 टॉपिक्स हुआ आपके जो डीएएफ में है, जो 100 टर्म्स एक तरह से यदि बन रहे हैं। ओके, सो ओके, सो मैं बता रहा था, यदि आपके जो भी हैं डीएएफ, उसमें यदि 50 आपके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यदि बनते हैं, 50 हैं या 100 हैं, ठीक है, तो ऑल 50 या 100 टर्म्स पे आप 1 मिनट तक एटलीस्ट बोल सको। आपके पास ये इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि यू कैन डिलीवर फॉर 1 मिनट। आप 1 मिनट पर तक उस कंपोनेंट पे, उस चीज पे, टर्म्स पे, अब किसी एरिया से आप स्पेसिफिक बिलोंग करते हो, तो वहां आपके पास ये होना चाहिए कि मैं अपने एरिया के बारे में मिनिमम 1 मिनट तक बोल सकूं। यदि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई सब्जेक्ट आपका है, तो मिनिमम 1 मिनट तक मैं बोल सकूं। यदि आप हिस्ट्री ग्रेजुएट हो, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट, उसमें से कौन कौन से पार्ट आपने पढ़े, 1 मिनट तक एटलीस्ट बोल सको। आपने यदि कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट इवेंट में लिया, तो आप 1 मिनट तक उस पर अपना ओपिनियन रख सको। यदि कोई भी पॉलिटिकल न्यूज, कोई भी चीजें चल रही है इंडिया में या नेशनल इंटरनेशनल, उसका इंपॉर्टेंस है, आपके पास 1 मिनट का ये होना चाहिए कैपेसिटी कि 1 मिनट तक बोल सको। लॉट ऑफ टाइम आपके पास 10 सेकेंड्स में ही उसके रिप्लाई हो जाते हैं, कुछ में 5 सेकेंड्स में, कुछ में फैक्चुअल होते हैं, लेकिन आपके पास इन जनरल जो है वो 1 मिनट तक की कैपेसिटी। लॉट ऑफ टाइम जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलते हो, तो कुछ टाइम है कि आपको मौका देते हैं, तो आपके पास कम से कम 1 मिनट तक बोलने की कैपेसिटी। यदि आप 1 मिनट में देखो, तो 1 मिनट में काफी चीजें बोली जा सकती है। 1 मिनट में, अब इसका ये मतलब नहीं है आप एकदम प्रॉपर कंटिन्यूटी बोलते रहोगे, नहीं। और लॉट ऑफ टाइम होता है ऐसा कि हम हर कोई एकदम फ्लुएंटली नहीं होते हैं। इवन जैसे आप अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर हैं, ऑब्वियसली वो बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, लेकिन उनके स्पीकिंग का देखोगे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे आप एन नंबर ऑफ पर्सन आप अपने टीचर्स, मेंटर्स, या जो भी किसी न किसी एज में आपने लाइफ में किसी पर्सन से इनकाउंटर किया, उनकी इंग्लिश एस जयशंकर से बहुत अच्छी हो सकती है विदाउट रुके हुए, लेकिन एस जयशंकर देखोगे कि बीच बीच में थोड़ा पॉज लेते हैं, या रघुराम राजन जी को देखो, डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा, तो हो सकता है कुछ पर्सन उनसे बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एग्रीगेट में देखना। और आप अभी एक कैंडिडेट को आपसे एक्सेलेंट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपका जो कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमता है, आपका जो एकेडमिक्स है, आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, आपके जो बैकग्राउंड्स है, उस आधार पे आपको अपने को जस्टिफाई करना है, अपने को ये साबित करना है कि हाँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ, डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। तो हमेशा प्रॉब्लम सोल्वर की हैसियत से जाओ, और ध्यान रखो कि जो ग्रेजुअली आप लर्न करते हो, वो भी परफेक्ट 1 डे में नहीं लर्न करते हैं, वो उनके लिए एक जर्नी है। इस जर्नी में आप कंटिन्यूअस रूप से लर्न करते रहते हो, कुछ मिस्टेक्स करते हो, मिस्टेक्स करो, उसको लर्न करो, रीलर्न करो। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन से जो भी होता है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। और जिनको भी इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए, या जिनको चाहिए कि हाँ हमें मॉक इंटरव्यू चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हो। कुछ पे करके ऑब्वियसली है आपको, यदि जहाँ भी सुविधा मिले, आप लॉट ऑफ प्लेसेस पे हैं, आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहां से लीजिए। ठीक है, जहां से आपको मिलता है, लेकिन अपने को टाइम दीजिए। ओके, थैंक यू।